हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं 2023 के लिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने चाहें, तो वहाँ मैक्सिमम पेपर जो होता है वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि आजकल क्या क्या चल रहा है न्यूज़ में। सो ये पता होना चाहिए आपको, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 119 मिलियन ईयर ओल्ड स्केलेटन ऑफ कन्फ्यूशियस शिफन बर्ड हैज़ बीन फाउंड इन विच कंट्री। सो यहाँ पे जो एक बर्ड का ओल्ड स्केलेटन मिला है 119 मिलियन ईयर ओल्ड। सो ये कहाँ मिला है, यहाँ पे बेसिकली कंट्री पूछ रहे हैं। सो द राइट आंसर इज़ चाइना। चाइना में जो है हमें कन्फ्यूशियस शिफन जो है ये बर्ड की स्पीशीज़ है, तो ये हमें इसका स्केलेटन मिला है चाइना में। A new species of Confucius sornis bird being named Confucius sornis chiffon has been identified from a complete skeleton found in northeastern China. Complete skeleton मिला है नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में। The bird lived in present day China during the early Cretaceous epoch some 119 million years ago. Confucius sornithide is a clade of early Cretaceous Pygostelian birds and represents the earliest known toothless beaked birds. तो ये जो है आपके अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें तो ये रिलेवेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मिला है और आपको स्पीशीज़ का नाम पता होना चाहिए। और कितनी बार ये पूछ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे स्पीशी का ये नाम दे दिया आपको कॉन्फिक्यूशॉनिस शिफन, और ये पूछ लेंगे कि ये किस मतलब किस एनिमल का स्पीशीज़ है या किस बर्ड की स्पीशीज़ है, किस चीज़ की स्पीशीज़ है। तो ये जो यहाँ पे शिफन ये एक बर्ड की स्पीशीज़ है जो कि हमें चाइना में मिली है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च अ 5-pronged एनर्जी एफिशिएंसी प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2030। द राइट आंसर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। द यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री has rolled out a 5-pronged energy efficiency plan to become carbon neutral by 2030। तो आपको ईयर पता होना चाहिए, द पॉलिसीज़ ब्रॉडली, और आपको मिनिस्ट्री भी पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो है स्टार्ट किया है 5-pronged एनर्जी एफिशिएंसी प्लान कि हमें कार्बन न्यूट्रल होना है बाय 2030 तक। द पॉलिसीज़ ब्रॉडली फोकसेस ऑन 5 एक्शन, और ये पॉलिसी जो है 5-pronged एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसी ये बेसिकली 5 एक्शन पॉइंट्स पे जो है ये बेसिकली जिसका फोकस है 5 पॉइंट्स पे है। सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, क्लाउड बेस्ड डेटा मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टल, एनर्जी एफिशिएंसी इन इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, पावर क्वालिटी एंड रिस्टोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस। तो आपको ये पाँचों पॉइंट्स जो हैं लर्न होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली स्विच टू यूरो फ्रॉम इट्स कूना करेंसी एंड बिकेम द 20th मेंबर ऑफ द यूरो जोन। द राइट आंसर इज क्रोएशिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विच कंट्री रिसेंटली स्विच टू यूरो फ्रॉम इट्स कूना करेंसी, अपनी कूना करेंसी को चेंज करके यूरो कर लिया है, तो ये कौन सी कंट्री है? क्रोएशिया। क्रोएशिया स्विच टू द यूरो एंड एंटर्ड यूरोप्स बॉर्डरलेस जोन, और कूनो करेंसी को चेंज करके यूरो कर लिया है क्रोएशिया ने, और एंटर कर लिया किसमें? यूरोप्स बॉर्डरलेस जोन। एज प्राइम मिनिस्टर एंड्रिच प्लेनकोविक कॉल्ड अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर हिज हिस्ट्री। अच्छा, आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लर्न होना चाहिए, कितनी बार पूछ लेते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं। सो द बाल्कन नेशन बिड फेयरवेल टू इट्स कूना करेंसी एंड बिकेम द 20th मेंबर, और कौन सा मेंबर बना है? 20वां मेंबर बना है यूरो जोन का। इट इज़ नाउ द 27th नेशन इन द पासपोर्ट फ्री शेंगेन जोन। It is the world's largest zone which enables more than 400 million people to move freely around its members. The country of 3.9 million people joined the European Union in 2013। तो ये न्यूज़ में है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्रोएशिया कौन से ईयर में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना था। सो ईयर है 2013। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है बैंकॉक में। सो बी जो हमारे पास राइट आंसर है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 32, और कितने टोटल मेंबर हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के? 32 मेंबर हैं। 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। इट इज़ द ओनली रिस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, a UN specialized agency. India will take over the leadership of the Asian Pacific Postal Union from this month as per the Ministry of Communication. इंडिया जो है
इंडिया ने लीडरशिप, मतलब इस बार जो लीड करेगा एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन को इंडिया करेगा, और इसकी लीडरशिप जो है ये अनाउंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। और कब, कौन से मंथ में, तो ये जनवरी का, तो आपको याद होना चाहिए कि जनवरी में इंडिया जो है इसका लीडर था एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो हर साल जनवरी 4 जो है वो एज ए वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे ऑन जनवरी 4 इज़ सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि ब्रेल जो थे, जिन्होंने बेसिकली ब्रेल जो हम कह लें स्क्रिप्ट जो है वो इन्वेंट की थी, उनके बर्थडे पे ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 4 को। लुइस ब्रेल फ्रॉम फ्रांस, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ब्रेल्स इन्वेंटर लुइस ब्रेल फ्रॉम फ्रांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the aspirational block program. The aspirational block program, which was launched recently, covers how many districts initially? aspirational block program में basically कितने districts को ये cover करता है? So 500 is the right answer. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द गवर्नमेंट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और किसने लॉन्च किया था? पीएम मोदी ने। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैगिंग ऑन डेवलपमेंट parameters. The aspirational blocks program is on the lines of the aspirational district program that was launched in 2018. तो आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे इंडिया से वो कवर किए जा रहे थे इस प्रोग्राम के तहत। द न्यू प्रोग्राम विल कवर, और जो ये न्यू प्रोग्राम है इसमें 500 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जा रहे हैं अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज initially. The next question is Divya Deshmukh, who became the national women's champion, plays which sports? तो दिव्या देशमुख जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? द राइट आंसर इज चेस। दिव्या देशमुख होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट टू रिटेन द नेशनल विमेंस चेस चैम्पियन टाइटल। सो ये आपको पता होना चाहिए, चेस से रिलेट करती हैं दिव्या देशमुख, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाई, यंगेस्ट नेशनल विमेंस चेस चैम्पियन बनी है, इन्होंने नेशनल विमेंस चेस चैम्पियन टाइटल जो है वो जीता है। सो दिव्या देशमुख रिलेट करती हैं चेस से। विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया वॉन द सेकेंड रैंक इन द सीरियम लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022? द राइट आंसर इज बैंगलोर एयरपोर्ट। As per the list of the top performing global airports of 2022 released by Cirium Aviation Analytics, हैनेडा एयरपोर्ट ऑफ टोक्यो जापान इज़ प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस। और जो फर्स्ट पोजीशन आई है वो किसकी आई है? जापान के हैनेडा एयरपोर्ट की। और सेकंड पोजीशन जो है वो बैंगलोर एयरपोर्ट इंडिया। बैंगलोर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉन द सेकंड रैंक, वेयर इज दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्वायर्ड द 7th रैंक। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक आई है 7th रैंक। और जो ये टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स 2022 का जो डेटा रिलीज़ किया है वो किस उसने किया है? ऑर्गेनाइजेशन ने सीरियम एविएशन। सो ये आपको पता होना चाहिए, सीरियम एविएशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? द राइट आंसर इज केरला। ये किस स्टेट की जो स्कीम है ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट? ये केरला की स्कीम है, ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू केरला। द ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट ऑफ केरला has been regarded as the best practice model in the second Chief Secretary's National Conference. It was selected in the Thrust on Micro, Small and Medium Enterprises category. The project by Kerala government was started in the current fiscal year with the aim to create 1 lakh enterprises in a year, while the state achieved the goal in 8 months. The next question is Fatima Sheikh, whose birth anniversary was observed recently, was associated with which field? द राइट आंसर इज सोशल रिफॉर्मर। फातिमा शेख जो थी ये सोशल रिफॉर्मर थी। 192 बर्थ एनिवर्सरी है इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, 192 बर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ द पायनियरिंग सोशल रिफॉर्मर फातिमा शेख वॉज ऑब्जर्व रिसेंटली। फातिमा शेख वॉज अ टीचर, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट, प्रोपेनेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन को बहुत प्रमोट करती थी, सोशल रिफॉर्मर थी 19th सेंचुरी की, और ये बिलोंग करती थी महाराष्ट्र से। Along with Savitri Bai and Jyotirao Phule, she started the first girls' school in the country. Last year, Fatima Sheikh was honored with a Google Doodle on her birth anniversary. So ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो है फातिमा शेख को गूगल डूडल से
नवाजा गया था ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ऑर्गेनाइज्ड अ स्काई गेजिंग इवेंट इन विच सिटी? द राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। ये पूछ सकते हैं कि स्काई गेजिंग इवेंट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था? सो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने ऑर्गेनाइज किया था स्काई गेजिंग इवेंट। कहाँ किया था? न्यू दिल्ली में। The National Council of Science Museum, in association with Nehru Memorial Museum and Library, is organizing a sky-gazing event at India Gate Lawns, Kartavya Path, Delhi. Prime Minister Narendra Modi acknowledges the efforts of National Science Centre, Delhi, for organizing events to promote astro-night sky tourism. National Science Centre is part of the National Council of Science Museums, an autonomous body under Ministry of Culture. So ये आपके लिए important नहीं है. The next question is, which country has announced a ban on single-use plastic shopping bags from 2024? 2024 से इस कंट्री में जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स जो हैं वो बैन कर दिए जाएंगे. ये कौन सी कंट्री है? द राइट आंसर इज़ UAE. The United Arab Emirates announced a ban on single-use plastic shopping bags to take effect next year. 2024 से बैन किए जाएंगे. The law would prohibit the import, production and circulation of such bags from January 1, 2024. मतलब कोई भी प्लास्टिक इंपोर्ट भी नहीं कर सकता बाहर की कंट्री से, कोई प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है. मतलब प्रोडक्शन भी बैन कर दी जाएगी और सर्कुलेशन भी बैन कर दी जाएगी. A similar ban would apply to plastic cups, plates and cutlery from January 1, 2026. एंड UAE जो है अभी 2024 में बेसिकली प्रोडक्शन, इंपोर्ट और सर्कुलेशन जो है प्लास्टिक बैग्स के वो बैन कर रही है. एंड 2026 से जो है जनवरी 1, 2026 से जो प्लास्टिक कप्स होते हैं, प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या कर दी जाएंगी? बैन कर दी जाएंगी. द UAE होस्ट ऑफ दिस ईयर्स यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट डिक्लेयर्ड इट्स एम टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Customs Automated System is associated with which institution? The right answer is CBIC. The center has notified the Customs Assistance in Value Declaration of Identified Imported Goods Rules 2023. The rules are aimed at addressing the under evaluation of specific imported goods. The Central Board of Indirect Tax and Customs. CBIC की फुल फॉर्म क्या है? CBIC की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स. तो CBIC की कितनी बार यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में जैसे जामिया के एंट्रेंस वगैरह में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं. सो CBIC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स विल कम आउट विद अ लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड गुड्स विच विल बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी फॉर देयर ट्रू वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Covovax, which was recommended as heterologous booster, was manufactured by which company? Covovax जो ये किस कंपनी ने जो है मैन्युफैक्चर की थी? द राइट आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. An expert panel of Central Drugs Standard Control Organization has recommended market authorization for Covovax is a heterologous booster dose for adults who were administered 2 doses of Covishield or Covaxin. Serum Institute of India manufactures COVID vaccine through technology transfer from Novavax. The subject expert committee of the CDSCO recommended for market authorization. The next question is, which state adopted a resolution urging the center to implement Sethu Samudram project? So Sethu Samudram project जो है ये किस स्टेट का है? द राइट आंसर इज तमिलनाडु. तमिलनाडु इज द राइट आंसर. Tamil Nadu Assembly unanimously adopted a resolution urging the center to immediately implement the Sethu Samudram project. सेतु समुद्रम, तो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आपको प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए. सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो ये तमिलनाडु स्टेट का प्रोजेक्ट है. सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट was originally conceived in 1819 by Commander Taylor and in 2004 रुपीज़ 2427 करोड़ वॉज अलॉटेड बाय द UPA गवर्नमेंट. तो ये जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए बस कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है बेसिकली तमिलनाडु का. विच कंट्री होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? किस कंट्री ने होस्ट किया था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये इंडिया ने होस्ट किया था. इंडिया इज़ द राइट आंसर. विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 in 2023? सो किस कंट्री ने होस्ट किया है एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 2003 में? द राइट आंसर इज UAE.
The United Arab Emirates will host this year's annual climate change conference. नवंबर 2023 में जो है UAE होस्ट करेगा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28. द कंट्री हैज़ नेम्ड सुल्तान अल जबर Minister for Industry and Advanced Technology at the president of the conference. The decision has invited criticism from climate activists because Al Jaber is also the CEO of the Abu Dhabi National Oil Company, the world's 12th largest company oil by production. The next question is Pudang village, where road construction have been started for the first time since independence, is located in which state? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद से अब तक इतने साल हो गए, वहाँ पे कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है. सो पहला विलेज है ये पुडांग विलेज, जहाँ पे पुडांग विलेज में पहली बार रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है. तो पुडांग विलेज बेसिकली ये किस स्टेट में है? सो द राइट आंसर इज़ छत्तीसगढ़. सो डी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़. द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ बिगन विद रोड कंस्ट्रक्शन वर्क इन पुडांग विलेज. द रोड विल कनेक्ट इट with the rest of the state for the first time since India's independence. The Pudang village is surrounded by forests and valleys. Its remote location has been a challenging task for road construction. Residents of the village travel to Chhattisgarh through Jharkhand border. Basically यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन था वो बहुत मुश्किल था, बट अब टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई हैं. सो अब वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है पुडांग विलेज में. छत्तीसगढ़ में ये विलेज है और यहाँ पे पहली बार रोड जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है. अगर पहले किसी को जाना होता था कहीं तो वो बेसिकली झारखंड बॉर्डर से जाया करते थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंस्टीट्यूशन मैनेजेस द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया? सो पेंशन सिस्टम भी इस बार बहुत रहा है न्यूज़ में, तो हो सकता है कि आप लोगों से इंस्टीट्यूट पूछ लें. अगर यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे. विच इंस्टीट्यूशन मैनेजेस द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया? सो नेशनल पेंशन सिस्टम इंडिया में जो है PFRD है, ये इंस्टीट्यूट जो मैनेज करता है. देन इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. इसकी फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मैनेजेस द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया. सो आपको कितनी बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं बहुत बार पेपर में. सो PFRD की फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये मैनेज करती है इंडिया में नेशनल पेंशन सिस्टम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोम्पन ट्राइब ऑफ पीपल विच वर सीन इन द न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? सो शोम्पन ट्राइब आपको पता होना चाहिए. शोम्पन ट्राइब ये इंपॉर्टेंट है कि शोम्पन ट्राइब कौन से UT से या फिर कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं. सो द राइट आंसर इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. शोम्पन ट्राइब जो है वो हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में शोम्पन ट्राइब के लोग रहते हैं. शोम्पन ट्राइब बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इन आयुर्वेदा? द राइट आंसर इज इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष signed a MOU with India Tourism Development Corporation, Ministry of Tourism. Under the MOU, Ministry of Ayush will provide training to the official of ITDC to sensitize them about medical value travel in Ayurveda and other traditional system of medicine. It will identify tourist circuits regarding the same. A joint working group will monitor the implementation of the MOU and will identify the best practices adopted by Malaysia, सिंगापुर एंड थाईलैंड. सो ये आपको कंट्रीज़ के भी नाम पता होने चाहिए कि इससे पहले और इन कंट्री ने ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी. सो अडॉप्ट की थी मलेशिया ने, सिंगापुर ने एंड थाईलैंड ने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन? फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन जो है इनकोवैक बेसिकली किस इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर की थी? सो द राइट आंसर इज़ भारत बायोटेक. The world's first made in India intranasal COVID-19 vaccine Incovac manufactured by Bharat Biotech was launched on the occasion of 74th Republic Day. The next question is which state announced to give a monthly allowance to unemployed youth from next financial year? किस स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि वो मंथली अलाउंस प्रोवाइड करेगी किसे? अनएम्प्लॉयड यूथ को. द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट. छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर. In 2023, Portugal football team captain Cristiano Ronaldo joined the club Al Nassr of which country? The right answer is Saudi Arabia. सो ये फीफा वर्ल्ड कप अभी रहा था न्यूज़ में बहुत, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है.
कि रोनाल्डो ने कौन सा जो क्लब ज्वाइन किया अल नस्र, वो किस कंट्री में बेसिकली, सो सऊदी अरेबिया इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑर्गेनाइजेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धानु यात्रा फेस्टिवल? द राइट आंसर इज ओडिशा। The Dhanu Yatra festival, considered to be the world's largest open-air theatre, began in the western Odisha town of बाड़गा। तो आपको पता होना चाहिए कि धानु यात्रा फेस्टिवल जो है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ओडिशा में। द धानु यात्रा केम इन टू एग्जिस्टेंस इन भाड़गढ़ इन 1947 to 48 एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। बेसिकली जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये इंडिपेंडेंस की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? उड़ीसा में। इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली एंड एपिसोड्स रिलेटेड टू हिंदू गॉड कृष्णा इज प्रेजेंटेड थ्रू फोक आर्ट फॉर्म्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है? द राइट आंसर इज 2023 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the theme of All India Annual State Ministers Conference on Water? What is the theme of All India Annual State Minister Conference on Water? जिसकी थीम क्या थी? The right answer is Water Vision at 2047. All India Annual State Ministers Conference on Water कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वाटर पे एनुअली होती है, तो इस बार जो है क्या इसका थीम था इस मीटिंग का? सो द राइट आंसर इज वाटर विजन एट 2047। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हाउसेज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम? फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है वर्ल्ड का पहला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है ये किस स्टेट में है? द राइट आंसर इज केरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The world's first palm leaf manuscript museum has been inaugurated in Thiruvananthapuram, the capital of Kerala. The next question is Kole wetland was seen in the news is located in which state? So Kole wetland जो है ये कहाँ है? ये भी केरला में है। The next question is ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। द स्टेटहुड डे ऑफ मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा का स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 21 को। सो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा जनवरी 21। द स्टेटहुड डे ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 21। दिस ईयर मार्क्स द 51st फाउंडेशन ईयर फॉर द 3 states. They attend statehood under the North Eastern Areas Reorganization Act of 1971। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्ट भी पूछ लेते हैं कितनी बार कि कौन से एक्ट के तहत स्टेटहुड मिला था मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा को। सो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेघालय वॉज मेड एन ऑटोनॉमस स्टेट इन असम थ्रू द असम मेघालय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1969। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।